गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आवेशन एवं इसकी विभिन्न विधियां। तो देखिए, हम पहले देखते हैं कि आवेशन क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई अनावेशित वस्तु है, अर्थात ऐसी कोई वस्तु है जिस पर कोई आवेश नहीं है और उसे हमें धनावेशित करना है या ऋणावेशित करना है। तो किसी अनावेशित वस्तु को धनावेशित या ऋणावेशित करने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को हम आवेशन या आवेशीकरण के नाम से जानते हैं। अब हम तीन प्रकार से किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। पहला प्रकार है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा है चालन द्वारा आवेशन और तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आवेशन की इन विधियों को हम एक एक करके रीड करते हैं। तो देखिए, पहले हम देखते हैं घर्षण द्वारा किस प्रकार से हम किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक में एक टर्म आएगी, एक पद आएगा, कार्यफलन वर्क फंक्शन। तो हमें पहले इसको समझना होगा। तो देखिए, कार्यफलन क्या होता है। कार्यफलन ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा होती है जो किसी पदार्थ के पृष्ठ को अगर दे दी जाए तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है। अर्थात किसी पदार्थ के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करवाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा कार्यफलन कहलाती है। अगर कार्यफलन के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा किसी पदार्थ के पृष्ठीय इलेक्ट्रॉनों को मिल जाए तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं घर्षण द्वारा आवेशन की। देखिए, घर्षण द्वारा आवेशन का मतलब है कि किन्हीं दो पदार्थों को परस्पर रगड़ करवाकर उन्हें आवेशित किया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए मेरे पास दो पदार्थ हैं। एक पदार्थ का कार्यफलन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरे पदार्थ का कार्यफलन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उन दोनों पदार्थों को अगर मैं परस्पर रगड़ करवाता हूँ तो इतना हम जानते हैं, रगड़ से, घर्षण से ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। मान लीजिए उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले पदार्थ का कार्यफलन हमने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया, दूसरे पदार्थ का कार्यफलन हमने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया, जबकि उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा है, ये पहली वस्तु के कार्यफलन से ज़्यादा है और दूसरी के कार्यफलन से कम है। क्लियर है बात? क्योंकि 3.5 3 से तो ज़्यादा है और 4 से कम है। तो पहली वस्तु के कार्यफलन से ज़्यादा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो गई है रगड़ की, घर्षण की इस प्रक्रिया में। इसीलिए पहली वस्तु उस 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगी और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर चले जाएंगे। इट मीन्स पहले पदार्थ ने इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किया और दूसरे पदार्थ ने उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया। इतना हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने वाली वस्तु धनावेशित हो जाती है और इलेक्ट्रॉन लेने वाली वस्तु, ग्रहण करने वाली वस्तु समान मात्रा में ऋणावेशित हो जाती है। तो रगड़ की इस प्रक्रिया के अंदर एक वस्तु धनावेशित हो जाती है तो दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। क्लियर है? किस तरीके से हम दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ कर उन्हें धनावेशित व ऋणावेशित कर सकते हैं। देखिए, यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल्स बता रखे हैं। अगर हम कांच की छड़ को रेशमी वस्त्र से रगड़ करवाते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पर चले जाते हैं? रेशमी वस्त्र पर चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ धनावेशित व रेशमी वस्त्र समान मात्रा में ऋणावेशित हो जाता है। ये समान मात्रा में क्यों बोल रहे हैं हम? समान मात्रा में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कांच की छड़ से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर जाएंगे, जिससे कांच की छड़ पर जितना धनावेश आएगा उतना ही ऋणावेश आएगा रेशमी वस्त्र पर। इसी तरीके से लैंग्वेज की फॉर्म में हम इन सारे एग्जाम्पल्स को बोल सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसको बोल के बताऊं, थर्ड एग्जाम्पल को तो कैसे बोलेंगे? अगर प्लास्टिक की छड़ को किसी ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो ऊनी कपड़े से कुछ इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक की छड़ पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे ऊनी कपड़ा धनावेशित व प्लास्टिक की छड़ समान मात्रा में ऋणावेशित हो जाती है। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक था, ये हमारी विधि थी, घर्षण द्वारा किस तरीके से हम अनावेशित वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। देखिए, रगड़ से पहले कांच की छड़ भी अनावेशित थी और रेशमी वस्त्र भी अनावेशित था, अर्थात दोनों पर कोई आवेश नहीं था। लेकिन रगड़ के पश्चात कांच की छड़ धनावेशित होगी और रेशमी वस्त्र ऋणावेशित हो गया। क्लियर है? तो ये था हमारा घर्षण द्वारा आवेशन। अब हम
आवेशन की सेकंड विधि की बात करते हैं, चालन द्वारा या संपर्क द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन को हम संपर्क द्वारा आवेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम दो चालकों को परस्पर संपर्क में लाएंगे, स्पर्श करवाएंगे एक दूसरे के साथ। देखिए, अगर हमारे पास पहले से कोई एक आवेशित चालक है और एक अनावेशित चालक है, इसमें एक पहले से आवेशित होना आवश्यक है और दूसरा अनावेशित होना चाहिए। अब इस अनावेशित को भी हम आवेशित कर लेंगे, किस द्वारा? चालन द्वारा। तो देखिए, चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है, अगर पहले से आवेशित किसी चालक को पहले से अनावेशित किसी चालक के संपर्क में लाया जाए, अगर इन दोनों को हम टच करवा दें, देखिए इस पर आवेश है और इस पर आवेश नहीं है, अगर इन दोनों को हम टच करवा दें और टच करवा कर कुछ समय पश्चात वापस इनको अलग अलग कर दें, पृथक पृथक कर दें। देखिए, बीच में टच वाला स्टेप यहाँ दिखाया नहीं गया है, लिख दिया है कुछ समय स्पर्श में रख कर अलग करने पर। तो इनको हमने संपर्क में लाया है और संपर्क में लाने के पश्चात वापस अलग कर लिया है। तो होता क्या है, जब हम इनको संपर्क में लाते हैं तो इससे कुछ आवेश इस पर स्थानांतरित हो जाता है। अब ये आवेश इससे इस पर कब तक स्थानांतरित होता रहेगा? जब तक कि दोनों के विद्युत विभव समान नहीं हो जाते। क्लियर है? जैसे हवा कब तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होती है? जब तक कि दोनों स्थानों के वायु दाब समान नहीं हो जाते। जैसे ऊष्मा कब तक एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित होती है? जब तक कि दोनों वस्तुओं के ताप, दोनों पदार्थों के ताप एक समान नहीं हो जाते। ऐसे ही आवेश इस पदार्थ से इस वस्तु से इस वस्तु पर तब तक स्थानांतरित होता रहेगा, तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों के विद्युत विभव समान नहीं हो जाते। हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि इनके आवेश बराबर हो जाएंगे आवेश बटने के बाद में। देखिए, आवेश बराबर नहीं हुए हैं। इस पर आवेश हुआ है Q1 डैश और इस पर आवेश हुआ है Q2 डैश, और Q1 डैश और Q2 डैश बराबर नहीं बताया हमने। Q1 डैश को ज़्यादा बताया, Q2 डैश को कम बताया। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने यहाँ रेडियस फर्स्ट कंडक्टर की, फर्स्ट चालक की रेडियस ज़्यादा बताई थी और सेकेंड चालक की जो रेडियस है वो कम बताई है। और हम आगे के एक चैप्टर में पढ़ेंगे कि जिस गोलीय चालक की त्रिज्या ज़्यादा होती है उसकी धारिता ज़्यादा होती है, अर्थात आवेश को धारण करने की, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो हमने फर्स्ट कंडक्टर की रेडियस ज़्यादा ली है तो ये आवेश ज़्यादा धारण करेगा, ज़्यादा ग्रहण करेगा, इसीलिए इस पर हमने ज़्यादा आवेश लिया है और इस पर कम आवेश लिया है। तो निष्कर्ष क्या निकला? जब कोई आवेशित चालक किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तो आवेशित चालक से अनावेशित चालक पर आवेश तब तक स्थानांतरित होता रहता है जब तक कि दोनों चालकों के विद्युत विभव एक समान नहीं हो जाते। विद्युत विभव एक समान होते ही दोनों के मध्य का विभवांतर ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि विभव समान है तो विभवांतर ज़ीरो होगा। और इतना हम जानते हैं कि आवेश को प्रवाहित होने के लिए विभवांतर की आवश्यकता होती है। तो विभवांतर अब ज़ीरो हो गया तो आवेश फर्स्ट कंडक्टर से सेकंड कंडक्टर पर फ्लो होना जाना बंद कर देगा। क्लियर है? देखिए, पहले इस पर चार्ज Q1 था, इस पर चार्ज Q2 ज़ीरो था, इट मीन्स कोई आवेश नहीं था। लेकिन संपर्क में लाकर अलग करने के पश्चात इस पर आवेश पहले नहीं था, अब इस पर भी आवेश आ गया है। इट मीन्स अनावेशित से ये धनावेशित हो गया है। अब इस पर किस प्रकृति का आवेश आएगा? जिस प्रकृति का आवेश इस कंडक्टर पर था उसी प्रकृति के आवेश से आवेशित होगा ये कंडक्टर जो कि इसके संपर्क में लाया जाएगा। अगर हम इस पर ऋणावेश लेते, स्टार्टिंग में ऋणावेशित चालक लेते और फिर इसके संपर्क में हम लाते तो फाइनली ये भी ऋणावेशित होता। इट मीन्स चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में फर्स्ट चालक पर जो हमने आवेश लिया है, जिस प्रकृति का आवेश लिया है, सेकंड कंडक्टर पर, सेकंड चालक पर भी उसी प्रकृति का आवेश आएगा। और दोनों पर आवेश का बराबर होना आवश्यक नहीं है। आवेश बराबर तभी होगा जब दोनों की त्रिज्याएं बराबर है, अर्थात धारिताएं बराबर है। क्योंकि दोनों की त्रिज्या बराबर होगी तो उनकी आवेश को धारण करने की क्षमताएं भी बराबर होगी। तो फिर उस केस के अंदर दोनों पर आवेश बराबर बराबर बट जाएगा। बराबर बराबर बटने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए इस पर हमने 10 कूलाम आवेश लिया होता, इस पर 0 कूलाम, तो 10 + 0 टोटल कितना हुआ सिस्टम का चार्ज? 10 + 0 10 कूलाम हुआ। अब 10 का आधा इसको मिल जाएगा, इट मीन्स 5 कूलाम इसको मिल जाएगा और 5 कूलाम चार्ज इसको मिल जाएगा।
आवेश बराबर बराबर बढ़ जाएगा, लेकिन ये तभी होगा जब दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। ये हमने यहाँ बता भी रखी है एग्जांपल लेकर। देखिए हमने दोनों की रेडियस को, दोनों की त्रिज्याओं को इक्वल करके प्रदर्शित किया है। तो जब दोनों की त्रिज्याएं बराबर होगी तो फिर इन दोनों की धारिताएं भी बराबर होगी, अर्थात आवेश को धारण करने की, आवेश को ग्रहण करने की क्षमताएं भी बराबर होगी। तो फिर जब हम इन दोनों को संपर्क में लाकर अलग करेंगे तो देखिए टोटल चार्ज कितना है, Q1 इस पर और इस पर Q2 है। तो Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज है सिस्टम का। सिस्टम हम दोनों को मिलाकर बोलते हैं। सिस्टम का टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2। तो आधा इसको मिल जाएगा और आधा इसको मिल जाएगा। कब? जब हम इस आवेशित को इस अनावेशित के संपर्क में लाएंगे और फिर बाद में वापस अलग कर देंगे तो आवेश आधा आधा बटे जाएगा। देखिए टोटल बताया था हमने Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 का आधा तो मिल गया फर्स्ट को और Q1 प्लस Q2 का आधा मिल गया सेकंड को, जिसको हमने Q1 डैश व Q2 डैश के नाम से बोल रखा है। तो Q2 तो 0 था, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो Q1/2 और यहाँ भी 0 पुट करेंगे Q2 के प्लेस पे तो Q1/2। इट मीन्स Q1 का आधा चार्ज मिल गया फर्स्ट कंडक्टर को और Q1 का आधा चार्ज मिल गया सेकंड कंडक्टर को। इट मीन्स दोनों में आवेश बराबर बराबर मात्रा में बट गया। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, ऐसा तभी होगा जब दोनों चालकों की धारिताएं बराबर हैं, तभी दोनों पर आवेश बराबर बटेगा। अदरवाइज आवेश बराबर नहीं होगा। जिसकी धारिता ज़्यादा होगी उस पर आवेश ज़्यादा आएगा और जिसकी धारिता कम है उस पर आवेश कम रहेगा। क्लियर है? लेकिन ये विभव वाली जो बात है, विभव एक समान होने वाली बात, वो दोनों स्थितियों में मान्य है, चाहे धारिताएं समान हो चाहे धारिताएं असमान हो। आवेश स्थानांतरण दोनों के मध्य तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के विद्युत विभव एक समान नहीं हो जाते। ये बात यहाँ भी सत्य है और यहाँ भी सत्य है। इट मीन्स आवेश स्थानांतरण बंद तब होगा जब विभव बराबर हो जाए, आवेश बराबर होना आवश्यक नहीं है। क्लियर है? तो ये हुआ हमारा चालन द्वारा आवेशन। अब देखिए चालन द्वारा आवेशन को हमने कंपेयर किया है घर्षण द्वारा आवेशन से। घर्षण द्वारा आवेशन में स्टार्टिंग में हमने दोनों वस्तुएं अनावेशित ली थी। कांच की छड़ भी अनावेशित और रेशमी वस्त्र भी अनावेशित। रगड़ के पश्चात कांच की छड़ पर धनावेश आया था और रेशमी वस्त्र पर समान मात्रा में ऋणावेश आया था। क्लियर है? इट मीन्स घर्षण से पहले दोनों अनावेशित और घर्षण के बाद दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित। विपरीत प्रकृति का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कांच की छड़ पर धनावेश आया था और रेशमी वस्त्र पर ऋणावेश आया था। जबकि चालन द्वारा आवेशन वाली प्रक्रिया में हमने एक चालक पहले से आवेशित लिया है और दूसरा चालक अनावेशित लिया है, और वो जो अनावेशित चालक है उस पर भी आवेश उसी प्रकृति का आया है जिस प्रकृति का आवेश आवेशित चालक पर हमने लिया था। यदि आवेशित चालक पर धनावेश लिया है हमने स्टार्टिंग में, तो फिर अनावेशित चालक पर भी धनावेश ही आएगा, और आवेशित चालक हमने ऋणावेशित लिया है तो फिर अनावेशित चालक पर भी ऋणावेश आएगा। अभी हमने देखा था संपर्क द्वारा आवेशन में उसी प्रकृति का आवेश अनावेशित वस्तु पर आता है जिस प्रकृति का आवेश आवेशित चालक पर है। क्लियर है? तो ये दो बातें हमने यहाँ बता रखी है, आप रीड कर सकते हैं। अब थर्ड मेथड है अपना आवेशन की तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो देखिए फर्स्ट विधि में हमने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ करवाकर उन्हें अनावेशित से आवेशित किया था। सेकंड विधि में हमने पहले से ही एक आवेशित चालक ले रखा था और फिर अनावेशित चालक को उसके संपर्क में लेकर आए थे। और थर्ड विधि जो है इसमें प्रेरण द्वारा आवेशन जो विधि है इसके अंदर हमें संपर्क में भी लाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें भी हम पहले से ही एक आवेशित पदार्थ लेंगे, एक आवेशित वस्तु लेंगे। उस आवेशित वस्तु के पास में हम एक अन्य अनावेशित वस्तु लाएंगे। जैसे मान लीजिए एक कंघा लिया हमने और कंघे को सूखे बालों में चलाया, तो सूखे बालों से रगड़ के कारण कंघा ऋणावेशित हो जाता है। ये हमने घर्षण द्वारा आवेशन में देखा भी था। तो ये कंघा बना रखा है मैंने, इसको हमने शुष्क बालों में, सूखे बालों में चलाया तो सूखे बालों से रगड़ के कारण कंघा ऋणावेशित हो जाता है और बाल धनावेशित हो जाते हैं। तो कंघा देखिए ऋणावेशित हो गया, ये ऋणावेश बना रखा है मैंने। इसका कुल चार्ज मैंने -Q बता रखा है। ये ऋणावेशित कंघा है। इस ऋणावेशित कंघे को मैं एक कागज़ के टुकड़े के पास, एक कागज़
कागज़ के हल्के टुकड़े के पास। यहाँ मैंने कागज़ का एक बड़ा टुकड़ा ले लिया है, इसकी जगह हमें कागज़ का एक हल्का टुकड़ा लेना है। तो कागज़ के एक हल्के टुकड़े के पास जब इस कंघे को लेकर जाता हूँ तो दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि कागज़ का जो हल्का टुकड़ा है इस कंघे से चिपक जाता है, कंघे की ओर आकर्षित हो जाता है। तो हम यहाँ यही समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा प्रेरण द्वारा आवेशन के कारण ही होता है। देखिए कैसे होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। ये ऋणावेशित कंघा है और ये कागज़ का टुकड़ा है। अब इस कागज़ के टुकड़े में भी इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। ऐसा मत समझिएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन इस जगत के हर पदार्थ में पाए जाते हैं, चालकों में भी होते हैं, वो कुचालकों में भी होते हैं। कागज़ कुचालक है लेकिन इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि कुचालकों में बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो एक स्थान से गति करके दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं, जबकि चालकों में आवेश एक स्थान से गति करके दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो चालक में भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन तो कुचालक में या विद्युत रोधी में या अचालक में भी होते हैं। तो ये कागज़ का टुकड़ा लिया हमने, यह अचालक है। हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से गति करके दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, लेकिन अपने स्थान से थोड़ा सा विस्थापित हो सकते हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल के कारण। देखिए ये हमने कंघा लिया है, ऋणावेशित कंघा लिया है। ऋणावेशित कंघे को हम लेकर गए कागज़ के एक हल्के टुकड़े के पास में। तो देखिए कागज़ के टुकड़े में अभी हमने बताया धनावेश भी है प्रोटोनों के कारण और ऋणावेश भी है इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो देखिए इसमें प्रोटोनों के कारण जो धनावेश है वो इस कंघे के ऋणावेश की ओर आकर्षित होगा और आकर्षित होकर थोड़ा सा विस्थापित हो जाएगा इस वाले पृष्ठ की ओर। क्लियर है। अब इस वाले पृष्ठ की ओर धनावेश विस्थापित हो गया तो उस वाले पृष्ठ पर ऋणावेश क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऋणावेश के प्रतिकर्षण के कारण थोड़े से अपनी जगह से विस्थापित हो जाएंगे उस ओर वाले पृष्ठ की ओर, पीछे की ओर वाले पृष्ठ की ओर। तो देखिए हमने इधर पीछे की ओर वाले पृष्ठ पर ऋणावेश प्रेरित होता हुआ बताया है और इधर वाले पृष्ठ पर धनावेश प्रेरित होता हुआ बताया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऋणावेश है और इलेक्ट्रॉनों पर भी क्या होता है ऋणावेश, तो इलेक्ट्रॉन तो प्रतिकर्षित होकर पीछे वाले पृष्ठ की ओर थोड़े से विस्थापित हो जाएंगे और प्रोटॉन जो है वो आकर्षित होकर थोड़े से इधर की ओर वाले पृष्ठ पर विस्थापित हो जाएंगे। या हम यूँ बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर वाले पृष्ठ से उधर विस्थापित हो गए हैं थोड़े से, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो गई है, कमी हो गई है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वहाँ हम धनावेश बताते हैं। क्लियर है बात? तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास ले जाया जाता है तो अनावेशित वस्तु के उस पृष्ठ पर जो कि आवेशित वस्तु की ओर है, आवेशित वस्तु की ओर वाला पृष्ठ ये इधर वाला है, तो अनावेशित वस्तु के उस पृष्ठ पर जो कि आवेशित वस्तु की ओर है विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है। देखिए यहाँ ऋणावेश था तो ऋणावेश की विपरीत प्रकृति का आवेश है धनावेश। तो इस आवेशित वस्तु की ओर वाले इसके पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित होगा, वह पीछे की ओर वाले पृष्ठ पर या दूर की ओर वाले पृष्ठ पर इसकी समान प्रकृति का आवेश प्रेरित होगा। देखिए यहाँ भी ऋणावेश तो यहाँ भी ऋणावेश, इट मीन्स पीछे की ओर वाले पृष्ठ पर दूर की ओर वाले पृष्ठ पर समान प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है, वह पास की ओर वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है। तो यही हमने यहाँ लिखा हुआ भी है, आप रीड कर सकते हैं। जब कोई आवेशित वस्तु किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाई जाती है तो अनावेशित वस्तु के आवेशित वस्तु की ओर वाले पृष्ठ पर आवेशित वस्तु के आवेश की विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है, जबकि आवेशित वस्तु से दूर की ओर वाले पृष्ठ पर समान प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है। तो यही है प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें हमने अनावेशित कागज़ के टुकड़े को आवेशित कंघे के पास लाकर उस पर आवेश प्रेरित कर लिए हैं, धनावेश व ऋणावेश। इसे हम प्रेरित धनावेश बोलेंगे, इसको हम प्रेरित ऋणावेश बोलेंगे। क्लियर है? अब हम ये देखते हैं कि ये कागज़ का टुकड़ा कंघी की ओर आकर्षित क्यों होता है। देखिए ये ऋणावेश है और ये धनावेश है। ऋणावेश धनावेश में आकर्षण होता है
और ये ऋणावेश और ये ऋणावेश, इस ऋणावेश में प्रतिकर्षण होगा। अब यहाँ ये कागज आकर्षित भी हो रहा है कंघे की ओर, वह प्रतिकर्षित भी हो रहा है, लेकिन धनावेश ज़्यादा पास है इस ऋणावेश के, इसलिए धनावेश ऋणावेश में आकर्षण अपेक्षाकृत ज़्यादा होगा ऋणावेश के प्रतिकर्षण से। तो आकर्षण ज़्यादा है, प्रतिकर्षण उसकी तुलना में थोड़ा सा कम है, इसलिए परिणामी बल जो होगा वो आकर्षण प्रवृत्ति का होगा, इसीलिए इस कंघे की ओर आकर्षित हो जाता है ये हल्का कागज का टुकड़ा और इससे चिपक जाता है। क्लियर है? तो ये था हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। अब हम इस प्रेरण द्वारा आवेशन के कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी अनावेशित चालक को धनावेशित या किसी अनावेशित चालक को ऋणावेशित कर सकते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन विधि से। तो देखिए, माना किसी कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ कोई अनावेशित चालक है। अनावेशित चालक है, इट मीन्स इसका चार्ज कितना है अभी? 0 है, इस पर कोई आवेश नहीं है। क्लियर है? अब इस अनावेशित चालक के पास हम ऊनी कपड़े से रगड़ करवाकर एक प्लास्टिक की छड़ लाते हैं। इतना हम जानते हैं कि प्लास्टिक की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, घर्षण करवाते हैं तो प्लास्टिक की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। ये हमने फर्स्ट विधि में देखा है, घर्षण द्वारा आवेशन में देखा है। तो ऊनी कपड़े से रगड़ करवाकर प्लास्टिक की छड़ को हम लाते हैं इस अनावेशित चालक के पास, अर्थात ऋणावेशित प्लास्टिक की छड़ लाते हैं इस अनावेशित चालक के पास। तो जब इसके पास हम लाएंगे तो अभी हमने बताया था कि ये चालक और चालकों में अत्यधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन तो एक चालक में एक स्थान से गति करके दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं। अभी हमने कागज़ का टुकड़ा लिया था, वो कुचालक था, उसमें तो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से गति करके तो दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, लेकिन अपनी जगह से थोड़े से विस्थापित हो सकते थे। किसके कारण? विद्युत बल के कारण। तो यहाँ ये तो हमने चालक ही लिया है, तो चालक में अत्यधिक संख्या में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर इस ऋणावेश के कारण, इस छड़ के ऋणावेश के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा, और प्रतिकर्षण बल लगेगा तो इस गोले के इस ओर के पृष्ठ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो प्रतिकर्षण बल के कारण गति करके इस ऋणावेश से दूर चले जाएंगे, इट मीन्स इधर की ओर आ जाएंगे। तो देखिए, माइनस हमने बना रखा है और ऋणावेशों के लिए बना रखा है, इलेक्ट्रॉनों के लिए बना रखा है। इलेक्ट्रॉन इस ओर चले जाएंगे गति करके, तो इस इधर की ओर वाले पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इट मीन्स ऋणावेश की कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम धनावेश से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस जगह धनावेश बताया जाता है। इतना हम जानते ही हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं कि जहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धनावेशित हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणावेशित हो जाता है। तो इस ओर के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन इस ओर के पृष्ठ पर चले गए हैं इस ऋणावेश के प्रतिकर्षण के कारण, जिसके कारण ये इस ओर वाला पृष्ठ ऋणावेशित हो गया है और इस ओर वाला पृष्ठ समान मात्रा में धनावेशित हो गया है। क्लियर है? ये प्रेरित धनावेश है और ये प्रेरित ऋणावेश है। देखिए, ये छड़ हमने इसके संपर्क में नहीं लाई है, इसके कांटेक्ट में नहीं लेकर आए हैं, हम इस छड़ को दूर ही रखा है, दूर से ही ये आवेश प्रेरित हुए हैं। क्लियर है? अब अगर इस ओर वाले पृष्ठ को, इस ऋणावेशित जो पृष्ठ है इधर वाला, उसको हम भूसंपर्कित कर दें किसी चालक तार की सहायता से, अर्थिंग कर दें इसकी, तो ये इधर का जो ऋणावेश था, इस पृष्ठ का जो ऋणावेश था इस चालक तार से होते हुए ग्राउंड में चला जाएगा, भूमि में चला जाएगा, भूसंपर्कित हो जाएगा, अर्थिंग हो जाएगी इसकी। क्लियर है? ये धनावेश क्यों नहीं गया अर्थ में? धनावेश भी तो इस चालक पर मूव करते हुए, क्योंकि चालक पर तो आवेश चल सकता है, तो धनावेश चलते हुए इधर से होते हुए अर्थ में क्यों नहीं गया, उसकी ग्राउंडिंग क्यों नहीं हुई? तो देखिए, इस धनावेश को अट्रैक्ट कर रखा है इस ऋणावेश ने। ऋणावेश व धनावेश के मध्य आकर्षण बल होता है, तो इस धनावेश को ये उधर अर्थ में जाने नहीं देता, भूसंपर्कित नहीं होने देता। क्लियर है? अगर हम इस छड़ को यहाँ से हटा दें, मान लीजिए इस छड़ को यहाँ से हटा दें, तो फिर ये धनावेश भी अर्थ में चला जाएगा और ये जो गोला है वापस अनावेशित हो जाएगा, इस पर कोई आवेश नहीं होगा। लेकिन हमें इस छड़ को हटाना नहीं है, क्योंकि हमें तो इसको अनावेशित से आवेशित करना है। तो आवेशित करना है तो फिर हमें इस छड़ को रखना होगा इसके पास ही, तभी ये अर्थ में नहीं जाएगा, अदरवाइज़ तो ये भी अर्थ में चला जाएगा और ये वापस अनावेशित हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसको हटाएंगे, इस अर्थिंग को हटा देंगे। तो देखिए, अर्थिंग हटा दी है, छड़ नहीं हटाई है अभी, क्योंकि अगर पहले छड़ हटा दी, अर्थिंग नहीं हटाई, तो ये जो आवेश है ये भूमि में चला जाएगा, भूसंपर्कन हो जाएगा इसका। क्लियर है बात? तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें भूसंपर्कन को हटाना है,
देखिए भूसंपर्कन हटा दिया है, इस ऋणावेश के कारण ये धनावेश आकर्षित होकर अभी इस ओर वाले पृष्ठ पर ये इधर ही है, इधर नहीं आया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस छड़ को भी हटा लें। छड़ को हटा लेंगे तो इन प्लस प्लस के अंदर प्रतिकर्षण है और प्रतिकर्षण के कारण ये प्लस प्लस एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। और चूंकि ये चालक गोला है और चालक पर आवेश चल सकता है तो ये आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएंगे, संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। तो देखिए हमने इस छड़ को इसके संपर्क में भी नहीं लाया, टच नहीं करवाया इस छड़ को इसके साथ, फिर भी ये फाइनली हमें क्या मिला है, धनावेशित मिला है। स्टार्टिंग में क्या था, ये अनावेशित था, इस पर कोई आवेश नहीं था और अंत में हमें मिला कि ये धनावेशित हो गया है। तो हमने इसको अनावेशित से धनावेशित कर लिया है। क्लियर है। यहाँ एक चीज़ और नोटिस करिए, हम ऋणावेशित छड़ लाए थे तब हमें धनावेशित मिला है। क्लियर है। अगर हम यहाँ ऋणावेशित छड़ की जगह धनावेशित कांच की छड़ लेकर आते, धनावेशित कांच की छड़ लेकर आते तो फिर क्या होता, तो फिर यहाँ फाइनली हमें ऋणावेशित मिलता गोला ही, इस पर ऋणावेश मिलता। यहाँ ऋणावेशित छड़ लाए हैं तो धनावेश मिला है, या धनावेशित छड़ लाते तो ऋणावेश मिलता। ऐसा कैसे मिलता, देखिए अगर यहाँ धनावेशित छड़ लाते तो धनावेश की ओर आकर्षित कौन होता, ऋणावेश। तो इधर होता ऋणावेश और इधर होता धनावेश, इधर धनावेश होता। फिर अगले स्टेप में जब हम इसकी अर्थिंग करते तो धनावेश की अर्थिंग होती, धनावेश का भूसंपर्कन होता और ऋणावेश इस पृष्ठ पर ही बना रहता। फिर जब इस छड़ को भी हम रिमूव करते नेक्स्ट स्टेप में तो ये जो ऋणावेश था यहाँ पर वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता। तो ये डायग्राम दोबारा हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इधर फिर नेगेटिव बनाना पड़ेगा, इधर पॉजिटिव लेना पड़ेगा और इस छड़ पर हमें पॉजिटिव चार्ज लेना होगा और यहाँ प्लास्टिक छड़ की जगह कांच की छड़ लिखना होगा। क्लियर है। अब इसमें तो देखिए हमें अनावेशित से केवल धनावेशित मिला। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि से धनावेशित व ऋणावेशित दोनों एक साथ प्राप्त कर लें? तो देखिए ये अनावेशित चालक लिया हमने ए, ये अनावेशित चालक लिया बी, जो कि विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे हुए हैं। देखिए विद्युत रोधी स्टैंड या कुचालक स्टैंड यहाँ भी था। विद्युत रोधी स्टैंड या कुचालक स्टैंड पर रखने से होता क्या है कि इन पर जो आवेश आता है ना, देखिए यहाँ जो आवेश आया लास्ट में इस पर, तो ये आवेश भू संपर्कित नहीं होता। अगर सीधे ही हम इस गोले को भूमि पर रख देंगे तो इसका जो धनावेश है वो भूमि में चला जाएगा, उसकी अर्थिंग हो जाएगी, उसकी ग्राउंडिंग हो जाएगी। इट मीन्स शुरू में भी वो अनावेशित है और लास्ट में उस पर जो धनावेश प्रेरित हुआ वो भी भू संपर्कित हो जाएगा, तो इस पर कोई आवेश नहीं रह पाएगा। क्लियर है। तो इसके आवेश को भूमि में जाने से रोकने के लिए ही हमने इसको कुचालक स्टैंड पर या विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे हुए हैं। क्लियर है। तो देखिए हमने दो चालक लिए हैं, दोनों अनावेशित है, शुरू में दोनों अनावेशित है। अब यहाँ पर इन दोनों को हमने टच करवाया, संपर्क में लेकर आए हैं। पहले इनको हमें टच करवा लेना है और टच करवाने के बाद में कांच की छड़ जो कि धनावेशित है, कैसे होती है कांच की छड़ धनावेशित, हमने देखा था घर्षण द्वारा आवेशन में कि अगर कांच की छड़ को हम रेशमी वस्त्र से रगड़ करवा लें तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ करवा कर उसे धनावेशित कर हम यहाँ लेकर आए हैं। क्लियर है। तो धनावेशित कांच की छड़ जब पहले से संपर्कित दो चालकों के संपर्क में हम लेकर आएंगे तो वही अभी हमने बताया था, ऋणावेश की ओर वाले पृष्ठ पर धनावेश प्रेरित हुआ था और दूर की ओर वाले पृष्ठ पर ऋणावेश प्रेरित हुआ था। तो देखिए यहाँ धनावेश है तो धनावेश की ओर वाले पृष्ठ पर तो ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों चालकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। तो वो ऋणावेश इस धनावेश की ओर आकर्षित होकर इस ओर वाले पृष्ठ पर आ जाएंगे। क्लियर है। तो उधर की ओर से इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर इधर की ओर के पृष्ठ पर आए हैं तो उधर की ओर वाले पृष्ठ पर हम क्या बताएंगे, समान मात्रा में धनावेश बताएंगे। क्लियर है। क्योंकि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहाँ पर धनावेश होता है, धनावेश आ जाता है। क्लियर है। और जहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वहाँ ऋणावेश आ जाता है। ये हम पहले से जानते हैं, 10th तक की साइंस से भी हम ये बात जानते हैं। तो जब कांच की कोई धनावेशित छड़ पहले से संपर्क में लाए हुए दो चालकों के पास लाई जाती है तो इस ओर वाले पृष्ठ पर ऋणावेश प्रेरित हो गया और इस ओर वाले पृष्ठ पर धनावेश प्रेरित हो गया। अब देखिए अगर इस छड़ को वापस हम हटा लें तो क्या होगा, छड़ को वापस हटाते ही ये धनावेश व ऋणावेश परस्पर आकर्षित होकर वापस एक दूसरे को
कैंसिल कर देंगे, इट मीन्स ये फिर से उदासीन हो जाएगा। तो हमें इस कांच की छड़ को यहाँ से हटाना नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने कांच की छड़ को नहीं हटाया है, लेकिन ये जो दोनों गोले एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए थे उन दोनों को अलग अलग कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। अलग अलग करने के पश्चात भी ऋणावेश इधर ही रहेगा। क्यों? धनावेश के आकर्षण के कारण ये इधर आ नहीं सकता, क्योंकि इस धनावेश ने इसको आकर्षित किए हुए हैं। और ये जो धनावेश है ये भी इस पर फैल नहीं सकता। यूँ क्यों नहीं फैल सकता? क्योंकि ये धनावेश इस धनावेश को प्रतिकर्षित किए हुए हैं। क्लियर है बात? अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि ये धनावेश है और ये ऋणावेश है, तो इन दोनों के मध्य भी तो आकर्षण हो रहा है। तो इन दोनों के मध्य आकर्षण है, लेकिन ये जितना प्रतिकर्षण इस पर लगा रहा है उससे कम आकर्षण है इन दोनों के बीच में, जिसके कारण ये इधर ही रहेगा, क्योंकि इस पर परिणामी बल प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का होगा इसके कारण। ऐसे ही इस ऋणावेश पर इसके कारण आकर्षण भी लग रहा है और इसके कारण भी आकर्षण लग रहा है, लेकिन इसके कारण जो आकर्षण लग रहा है इस पर वो कम है और इसके कारण जो आकर्षण लग रहा है इस पर वो ज़्यादा है। इसलिए परिणामी बल जो होगा वो आकर्षण प्रवृत्ति का इस ओर होगा, इसकी ओर होगा। इसीलिए ये इस ओर वाले पृष्ठ पर ही है अभी। क्लियर है? हमने यहाँ ये बताया कि ये ऋणावेश इसके पृष्ठ पर फैला क्यों नहीं, ये धनावेश इसके पृष्ठ पर फैला क्यों नहीं। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, इस धनावेशित कांच की छड़ को अगर हम हटा दें तो देखिए ये धनावेशित कांच की छड़ अभी तक यहाँ थी, तभी तो इसी ने तो इन ऋणावेशों को आकर्षित करके इधर की पृष्ठ पर बनाए रखा था, और ये धनावेश ने इसको प्रतिकर्षित करके इस और पृष्ठ पर बनाए हुए था। अब क्या होगा, इस कांच की छड़ को हटाते ही अब केवल यहाँ इन दोनों के मध्य आकर्षण बल कार्यरत होगा। उस आकर्षण बल के कारण ये ऋणावेश जो है वो इस ओर वाले पृष्ठ पर आ गए और ये धनावेश भी इस ओर वाले पृष्ठ पर आ गए। अभी भी एक समान रूप से फैले नहीं है, क्योंकि इन दोनों के मध्य आकर्षण है। तो आकर्षण के कारण ये पास पास आना चाहेंगे, तो पास पास तभी होंगे जब ये इस ओर वाले पृष्ठ पर ये ऋणावेश इधर से यूँ आ जाए और धनावेश इधर से यूँ आ जाए। क्लियर है? अब देखिए, अगर हमें इस पृष्ठ पर ऋणावेश को एक समान रूप से फैलाना हो और इस पृष्ठ पर धनावेश को एक समान रूप से फैलाना हो, तो हमें एक दूसरे से इनको इतनी दूरी पर रखना होगा, एक दूसरे से इतना पृथक्कृत करना होगा कि ये एक दूसरे पर कोई आकर्षण न आरोपित करें। क्लियर है बात? तो इनको दूर दूर कर देंगे तो ये धनावेश इस ऋणावेश पर कोई आकर्षण बल नहीं लगाएगा। तो अब इस ऋणावेश में केवल प्रतिकर्षण बल लगेगा और इस धनावेश में केवल प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इस ऋणावेश में प्रतिकर्षण के कारण ये इस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा, और ऐसे ही ये धनावेश में प्रतिकर्षण के कारण ये इस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। क्लियर है बात? तो देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, स्टार्टिंग में हमने लिया था दो अनावेशित चालक गोले लिए थे। देखिए ये दोनों अनावेशित थे, लेकिन कांच की छड़ इनके पास में लाने से फाइनली हमें क्या मिला, फाइनली हमें मिला कि चालक ए हो गया ऋणावेशित और चालक बी हो गया धनावेशित। तो हमने अनावेशित से धनावेशित व ऋणावेशित एक साथ प्राप्त किए। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने अनावेशित को धनावेशित या अनावेशित को ऋणावेशित किया था, वहाँ हमें या तो धनावेशित ही मिला था या ऋणावेशित ही मिला था, लेकिन यहाँ पर धनावेशित व ऋणावेशित एक साथ मिले हैं। क्लियर है? तो ये प्रेरण द्वारा आवेशन था। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे विद्युत आवेश के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्मों की एवं विद्युत आवेश की इकाइयों की, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। थैंक यू।